नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने मार विजय की चित्र और मूर्ति में लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हुआ था, कमेंट आया था, तो वो हमने वीडियो में बता दिया था। शुरुआत में हमने शायद 28 कह दिया था। मार विजय की जो मूर्ति है वो 28 हमने कह दिया था, है वो 26 में ही है। 28 में महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की मृत्यु की अवस्था को गुफा संख्या 28 में दिखाया गया है, जिसमें वो दाहिने करवट पर लेटे हैं। ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा, जो बुद्ध की महापरिनिर्वाण की जो मूर्ति है वो गुफा संख्या 28 में है। उसमें महापरिनिर्वाण की अवस्था में बुद्ध जी किस करवट में लेटे हैं, तो भगवान बुद्ध दाहिनी करवट पर लेटे हैं, तो वो 28 में है। बाकी मार विजय की जो मूर्ति है वो गुफा संख्या 26 में है और मार विजय का जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 में है। तो एकदम क्लियर हो गया ना। तो आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस पे बस आप देखिएगा, ये सब प्रश्न आए हुए हैं और जो आने की उम्मीद है वो हमने ले लिया है। किसी प्रश्न को पकड़ करके वो देखेंगे। थोड़ा सा देखिएगा कि कागज मोड़ने की जापानी कला। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कागज को मोड़ना है और जब कागज को मोड़ा जाता है, ये कला कहाँ की है, ये जापानी कला है। अब इस कला को किस नाम से जाना जाता है ना। तो बताइए, मतलब आप बचपन में बहुत कागज की नाव बनाए होंगे। अब स्कूल में आते हैं ना, कई लोग ऐसे आते हैं, कागज के गुलाब बना देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तमाम ऐसे कला दिखाते हैं ना स्कूलों में। तो कागज को मोड़ के आप भी कुछ बनाए होंगे, बचपन में नाव बनाए होंगे। बहुत से लोग जहाज बना के कागज को मोड़ के उड़ाते थे। दैट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है कि कागज मोड़ने की। लेकिन ये जो कला है ये है जापानी कला। उसको किस नाम से जाना जाता है, ओरिगामी, इकेबाना, कराओके या इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत आप कहिएगा ओरिगामी, कागज मोड़ने के। तो समझ गए ना, सीधा आप बचपन की अवस्था में जाइएगा। कागज मोड़ के आपने कई खिलौने बनाए होंगे, आज भी तमाम बनाए जाते हैं। ये एक प्रकार की आर्ट है जिसे ओरिगामी आर्ट कहते हैं। ये ओरिगामी आर्ट कहाँ की है, तो जापान की है और इसी को क्या नाम दिया जाता है, ओरिगामी आर्ट। किसको, कागज मोड़ने की ये जापानी कला है, ओरिगामी आर्ट। ये प्रश्न आया है। फिर एक प्रश्न इसी से संबंधित आया था, इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली का। लो, एक प्रश्न और बन गया ना। अगर कागज मोड़ने की कला जो जापानी कला है, अगर ये ओरिगामी है, तो प्रश्न ने, एग्जामिनर ने एक प्रश्न और बना दिया कि इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली में चित्रकारी किया। अब बताना है, ज्योति भट्ट हैं, बिमल बनर्जी है, तैयब मेहता है, जय झरोटिया है। तो आपको बताना ही है ना, एक चित्रकार हैं तैयब मेहता, जय झरोटिया छापाकार हैं, ज्योति भट्ट भी एक छापाकार फोटोग्राफर हैं। अब बचे कौन, बिमल बनर्जी। इनको एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम ये पूरा का पूरा रिपीट ही आएगा, एकदम सेम टू सेम डिट्टो ऐसे ही आएगा कि इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली का है, तो बिमल बनर्जी। ओरिगामी शैली है क्या, तो सीधा आप कह दोगे कागज मोड़ने की कला। या ऐसे पूछा कि कागज मोड़ने की कला जो है वो जापानी कला है, उसे किस नाम से जाना जाता है, ओरिगामी शैली। या पूछ सकता है ओरिगामी शैली कहाँ की कला है, तो एक जापानी कला है। इस तरह के कई तोड़ मरोड़ के प्रश्न कई बन रहा है। तो आपको मालूम हो गया ना, कागज मोड़ने की कला। अच्छा, एक विकल्प में हम यहाँ एक और विकल्प आया था, इकेबाना, ये भी पूछा जाता है। तो जब जापान की पढ़ ही रहे हो तो इकेबाना क्या है, ये भी आ जाता है। इकेबाना कहाँ की कला है, इकेबाना भी जापानी कला है। और इकेबाना का संबंध किससे है, ये फूलों के संयोजन से। जैसे आप अब ये इसमें भी याद क्या करना, घरों में तमाम फूल का गुलदस्ता रखा होगा ना, ये भी एक जापान की कला है, जहाँ फूलों का ऐसी तरह से, जैसे गमला है उसमें आर्टिफिशियल है, उसमें इस तरह फूलों का संयोजन करेंगे, फ्लावर का ऐसा कलेक्शन करेंगे, इसी को कहा जाता है इकेबाना। यानी इकेबाना कहाँ की कला है, ये भी जापानी कला है। और ये किससे संबंधित है, ये फूलों के संयोजन से, यानी पुष्प के संयोजन से, यानी पुष्प के माध्यम से ऐसा डेकोरेशन करना, आर्टिफिशियल मेथड से ऐसा करना कि आपके घर में रख दिया जाए तो दिखने में अच्छा हो, तो आप भी होगा। यानी इकेबानी कला और आपका ओरिगामी कला,
ये दोनों जापान की है और ये दोनों कला आपने अपने घरों में देखा होगा। बस जब भी घरों में फूलों का संयोजन देखें तो आपको याद कर लीजिए ये क्या है, ये इकेबाना है। अगर आप कागज का कोई फोल्ड करके कोई गुलदस्ता बना रहा है तो वो क्या है, ओरिगामी शैली है। उसके कलाकार कौन है, बिमल बनर्जी। तो ये तो पेट हो गए। अब ये क्वेश्चन आप कभी ना भूलिएगा, अब ये इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। राह चलते इकेबानी कला जापान की है, ओरिगामी शैली जापान की है, कागज मोड़ने की कला ओरिगामी शैली है, फूलों के द्वारा सुंदरता को या गुलदस्ता बनाना क्या है, इकेबाना है, यानी पुष्पों का संयोजन है ना। अब देखिए एक कलाकार की एक विशेषता को हमने पकड़ा है। आपने जैसे मृणालिनी मुखर्जी का विशेषता पकड़ा था कि सुतली डोरी सन की रस्सी से वो मूर्ति का निर्माण करती है, मूर्तकार है, विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी है। अम्मा बिटिया दोनों यानी लीला मुखर्जी और मृणालिनी मुखर्जी ये दोनों मूर्तकार हैं और इनके जो पिता हैं मृणालिनी मुखर्जी के वो विनोद बिहारी मुखर्जी तो क्या है, भित्ति चित्रकार हैं। ये भी इनसे एक प्रश्न पक्का है, आता रहता है, तो ये आपका एकदम मेमोराइज हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही एक विशेषता है काले और सफेद रंग के साथ जामतीय अमूर्त चित्रकारी। ये नोट करिएगा, जामतीय है, जामतीय मतलब कोण में, त्रिभुज में, आयत में, वर्ग में, ये जामतीय हो। और अमूर्त है, अमूर्त चित्रकारी है, मतलब इनकी अपने भावों से। अमूर्त का हम बताएंगे कि अमूर्त क्या होता है, तब तक पकड़िए जो भी जामतीय विधि होता है वो कहीं ना कहीं क्या है, अमूर्त है। और वो है क्या, चित्रकार है, करने वाले कलाकार हैं। इसमें बताना है नीलमा शेख है, नसरीन मोहम्मदी है, मृणालिनी मुखर्जी है कि अनुपम सूद है। तो सीधी सी मृणालिनी मुखर्जी की अपनी विशेषता रही है। तो ये ना आपने देखा कि इनका जन्म 1949 मुंबई में हुआ था मृणालिनी मुखर्जी का, ये याद रखिएगा। और इनके गुरु कौन थे मृणालिनी मुखर्जी के? गुरु थे के.जी. सुब्रमण्यम। तो ये इनकी अपनी एक विशेषता थी, तो ये याद हो गया। अब आपको बताना है कि ऐसी ही एक विशेषता है कि काले सफेद रंग के साथ अगर कोई जामतीय मूर्त चित्रकारी कर रहा तो ऐसा कलाकार बताइए। तो ऐसा कलाकार आप तुरंत पकड़िएगा, नसरीन मोहम्मदी, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। ये भी एक प्रिंट मेकर है। तो ये नसरीन मोहम्मदी जामतीय मूर्त चित्रकारी। लेकिन याद रखना दोस्तों, यहाँ काले सफेद रंग के साथ दिया गया है। अगर काला सफेद रंग दे दिया गया तो इंडिकेशन कर दिया गया कि आपकी कलाकार की एक विशेषता है, काले और सफेद रंग से कैसा चित्रकारी कर रहा है, जामतीय अमूर्त चित्रकारी। तो आपको याद होगा कि ऐसी ही एक जामतीय अमूर्त चित्रकार और है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वो कौन है? सैयद हैदर रजा, जामतीय अमूर्त चित्रकार। वो भी अपनी चित्रों में जामतीय का प्रयोग करते हैं और अमूर्त चित्रकारी करते हैं। जैसे वो भी त्रिभुज बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, षटकोण बनाएंगे, है ना। तो इस तरह माध्यम से वो चित्रकारी करते हैं। तो वहाँ पर अगर मेंशन नहीं करेगा काले सफ़ेद रंग से और पूछ लेगा जामतीय अमूर्त चित्रकार हैं और उसमें सैयद हैदर रजा रहेंगे तो वो हो जाएंगे सैयद हैदर रजा। लेकिन यहाँ मेंशन कर रहा है, यहाँ विशेषता दे रहा है कि काले और सफ़ेद रंग के साथ कौन ऐसा जामतीय अमूर्त चित्रकार है, तो नसरीन मोहम्मदी हैं। और देखिए विकल्प में तो कहीं सैयद हैदर रजा नहीं दिया है, और भी हैं। जे स्वामीनाथन भी जामतीय चित्रकारी कहते हैं, जामतीय चित्रकारी करते हैं, तो उनका आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन ये विशेषता याद रखिएगा, काले और सफ़ेद रंग के। और एक विशेषता आप कभी कभी सुनते हो, कभी कभी काले रंग का चितेरा आ जाए कि काले रंग का चितेरा किसे कहते हैं, तो आप तुरंत जाइएगा कौन, जोगेन चौधरी पर। जो काले रंग के चितेरे वो माने जाते हैं, वो भी काले रंग से चित्रण करते हैं। तो ऐसे कुछ विशेषताएं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर किससे हुए, उन्होंने, उनका भी प्रिय माध्यम क्या है, स्याही माध्यम से, पेन और इंक के माध्यम से वो चित्रकारी करते थे। आपके जयराम पटेल, उनका भी मुख्य माध्यम स्याही है। जयराम पटेल, ये सब याद रखिएगा, जयराम पटेल का मुख्य माध्यम क्या है, स्याही है। तो कुछ है ऐसे इनका भी है। तो ये काले और सफ़ेद रंग के साथ चित्रकारी करती हैं। और वो चित्र किस मेथड से है, जामतीय अमूर्त चित्र है। वो कौन है, नसरीन मोहम्मदी। अब आ जाइए भारत, ये आ चुका है, ये भी आ चुका है। अब यहाँ पर विकल्प की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा आप जान जाइएगा। तो ये याद ही करने वाला है, इसमें विकल्प मत ढूंढिए। कि भारत सरकार ने 2007 में एक प्रसिद्ध छापा, ये टीजीटी 2016 में आया है, टीजीटी 2016 में, कि भारत सरकार ने 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को, वो क्या है, छापा कलाकार है, को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया। अब यहाँ पर आप पकड़िएगा 2007 पकड़िएगा। अब यहाँ पर 2000 छापा कलाकार है, लेकिन अगर मृत्यु आपको याद है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे वो कौन से कलाकार है। वो वही है जो 1921 में चटगांव में पैदा हुए थे। 1921 बांग्लादेश के चटगांव में पैदा हुए थे और जिनकी
उंड सीरीज, घाव सीरीज, जख्म सीरीज जो बनाए थे, ऐसे वो कौन से कलाकार हैं जिन्हें 2007 में दिया गया था? तो वो थे, कौन थे? सोमनाथ होर। याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, सोमनाथ होर थे, सोमनाथ होर थे। ये आया हुआ प्रश्न एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। 2006, 1921 में जन्म लिए थे और 2006 में इनकी डेथ हो गई थी। 2006 में डेथ हो गई थी, तो 2006 के बाद 2007 में इनको क्या कर दिया गया? पद्म भूषण सम्मान दिया गया। अच्छा, एक और है जो किस कलाकार को मरणोपरांत कालिदास सम्मान दिया गया? आप कालिदास सम्मान है मरणोपरांत, यहाँ मरणोपरांत पद्म भूषण था, सोमनाथ होर को दिया, यहाँ मरणोपरांत कालिदास सम्मान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चूक मत करिएगा, क्योंकि ये डेट है। अगर डेट है और मरणोपरांत कब क्या दिया गया? 1995। ये भ्रम पैदा करेगा एग्जाम में। आप बहुत पढ़े हैं कालिदास सम्मान, और अगर डेट नहीं मालूम है, वो ईयर नहीं मालूम है, गड़बड़ाएगा, क्योंकि ईयर तो मेंशन करेगा, क्योंकि विकल्प में कई लोग हो सकते हैं, लेकिन ईयर मेंशन कर देगा तो पता कर लेंगे कि किस कलाकार को मरणोपरांत कालिदास सम्मान 1995 में। अब 1995 में दिया गया, तो मरणोपरांत यानी 1994 में उनकी मृत्यु हुई। और याद रखिए वो कौन से कलाकार हैं? वो ऐसे कलाकार हैं जो ग्रुप 1890 के वो संस्थापक रहे हैं, वो है जे स्वामीनाथन। वो कौन है? जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन को कालिदास सम्मान दिया गया था मरणोपरांत, ये तुरंत याद रखे रहिएगा। जे स्वामीनाथन 1995 को मरने के बाद इनको कालिदास सम्मान दिया गया। एक और ऐसे कलाकार हैं कि किस कलाकार को मरणोपरांत 2008 में पद्म भूषण दिया गया। इनको भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। कब? 2008 में, है ना। ये 1922 में। अब बड़ी सिमिलरिटी है सोमनाथ होर में और अमरनाथ सहगल है। ये है अमरनाथ सहगल, अमरनाथ सहगल। अब आपको अमरनाथ सहगल मरणोपरांत 2007 में इनकी मृत्यु हो गई थी अमरनाथ सहगल की, तो 2008 में इनको पद्म भूषण दिया गया है। अच्छा, अब इन दो लोगों को तो आप क्लियर याद कर सकते हैं, थोड़ा मिटा दें, आपको एक बता देते हैं, एक क्रम बता देते हैं तो याद हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, आप पढ़ते हैं प्रश्न तो सब पढ़ते हैं, बस हमारा काम है कि उस काम को थोड़ा आसान कर दिया जाए। देखिए, अगर आप एक पढ़े सोमनाथ होर आप देखे हैं, है ना, और एक अमरनाथ सहगल देखे, इनसे अगर जो प्रश्न बनेगा ना दोस्तों, एक तो सोमनाथ होर की घाव सीरीज बहुत फेमस है ना। घाव सीरीज ये पूछ सकता है, घाव सीरीज कहें, चाहे जख्म कहें, चाहे उंड कहें। और अमरनाथ सहगल की एक बहुत फेमस कृत है अनसुनी चीख, है ना। ये इनकी अनहर्ड क्राइज या अनहर्ड स्क्रीम कह सकते हैं, पढ़ा जाएगा बाद में। तो घाव सीरीज है। देखिए, इनका जन्म 1921 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 1922 में। देखो अंतर है ना, आप तो एक को याद किए हो 1900, तो ये दो कलाकार अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि पूछे जाने वाले हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और ज़्यादातर अनसुनी चीख अमरनाथ सहगल की एक मूर्ति है, और इनका एक ये लुगदी छापा चित्रण है, ये चित्र है। तो ये दोनों पूछे जाते हैं। तो आप सोमनाथ होर 1921 में, अमरनाथ सहगल 1922 में, है ना। ये बांग्लादेश में पैदा हुए थे, ये बांग्लादेश के चटगांव में पैदा हुए थे। ये पाकिस्तान के अटक जिले में पैदा हुए थे, ये याद रखे रहिएगा, है ना। दोनों समानता है, 1921 1922। ये मरे थे 2006 में सोमनाथ होर, और इनकी मृत्यु हुई थी अमरनाथ सहगल 2007 में। अब तो याद करना कठिन नहीं रहा ना, एक साल का अंतर है, जन्म में 1 साल का अंतर और मृत्यु में 1 साल का अंतर। अब 2006 अगर मृत्यु का, 2007 इनका याद हो गया, तो 2007 में इनको पद्म भूषण 1 साल बाद ही तो मिलेगा मरणोपरांत। और 2007 के बाद क्या आएगा? 2008 में इनको पद्म भूषण, दोनों पद्म भूषण मरणोपरांत दोनों लोग पद्म भूषण पाए हैं। तो एक बार जब टीजीटी 2016 में ये प्रश्न पूछ चुका है, तो एग्जामिनर इन दोनों महत्वपूर्ण कलाकारों को पूछेगा। और एक जे स्वामीनाथन ही हैं, उनको मरणोपरांत पद्म भूषण नहीं, कालिदास सम्मान दिया गया है। कालिदास सम्मान दिया गया है, जो 1995 में है। कालिदास सम्मान इनको दिया गया है। कालिदास जे स्वामीनाथन, जो ग्रुप 1890 के संस्था
संस्थापक है और इनको मृत्यु 1994 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका सब इम्पॉर्टेंट कलाकार है। आज हम जल्दी में है ना, हमको कहीं जाना है, लग रहा है इस समय 2-3 दिन तो लगातार आना जाना ही लगा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और थोड़ा रिवीजन के तौर पे, जो ये डेट, ये ईयर को हम ले रहे हैं जहां आपको आसानी लग जाए, इसको याद कर लीजिएगा। आपको हमने बताया था घटना हम बता दे रहे, तो घटना बताने से वो चीज दिमाग में एकदम जम जाएगा। जैसे अगर घटना बताएं, हम बताएं कि एक लोगों की मृत्यु हुई और उसी समय कोई घटना घटी। यहाँ देखिए ये दो डेट तो बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप बताइए 1938 में किसकी मृत्यु हुई, आप पढ़ चुके हैं, जी.एन. टैगोर की मृत्यु हुई थी। जी.एन. टैगोर की मृत्यु हुई थी ना, जी.एन. टैगोर। और इसी 1938 में बादामी के गुफा चित्रों की रंगीन जो प्रतिलिपि बनी थी, उसे कार्ल खंडेलवाला ने अपनी पुस्तक कितना, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इस पुस्तक में बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिलिपि, जो रंगीन प्रतिलिपि थी, उसको इस पुस्तक में प्रकाशित किया था। और ये पुस्तक किसकी है, कार्ल खंडेलवाला की। और किस सन में, 1938 में। ये वही 1938 है जिस वक्त जी.एन. टैगोर की मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु, ये डेट अपने आप में, ये ईयर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को छुपाए हुए है। ऐसे ये ईयर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको लिए हैं। 1951 में एक और किसकी मृत्यु हुई थी, तो 1951 में इन्हीं के छोटे भाई थे गगनेंद्र नाथ टैगोर के, अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी 1951 में, है ना। 1871 में जन्म हुआ था, है ना। तो 1951 में इनकी मृत्यु हुई, अवनींद्रनाथ टैगोर। और 1951 में एक और याद रखिएगा, अजंता गुफा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। राष्ट्रीय स्मारक क्यों, क्योंकि ये डेट ही आपको मात दे देंगे एग्जाम में, ईयर मात देंगे, ईयर सब, क्योंकि याद करने में बड़ी कठिनाई है। तो हमने घटना का रूप दिया।